Assalamu alaikum and welcome back to the physics section. We were dealing with chapter number 4 of your book SSC Syntax Book Board. Today we are going to start our new topic, that is momentum. So in basic, what is momentum? अगर मैं momentum की बात करता हूँ तो momentum को define कैसे करूँगा? The quantity of motion contained in a body is known as momentum. कितनी मोशन की क्वांटिटी किसी बॉडी के अंदर मौजूद है, that is known as momentum. उसको हम momentum कहते हैं. It is represented by कैपिटल P. कैपिटल P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर मैं मैथमेटिकल एवियंस की बात करूं तो मैथमेटिकली इट इज गिवन एज P इज इक्वल टू mv. P is equal to m cross v. M is for mass of that body and v is the velocity of that body. Now you can say that momentum is the product of mass and velocity, but mathematically अगर मुझे define करना होगा तो definition इसकी क्या है? The quantity of motion contained in a body. Now that quantity of motion depends on two things. First one is mass of that body and second one is velocity of that body. और दोनों मास एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं मोमेंटम के पी के. वो मुझे नजर आ रहा है इक्वेशन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मास जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तब भी मोमेंटम इंक्रीज होगा. अगर मैं वेलोसिटी कम कर देता हूं तब भी मेरा मोमेंटम डिक्रीज होगा. अगर मास कम कर देता हूं तब भी मेरा मोमेंटम डिक्रीज होगा. अब मोमेंटम को बेसिकली मैं डायरेक्ट निकाल नहीं सकता. अगर कोई चलती हुई बॉडी आ रही है तो उसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, तो उस मोमेंटम को इन्वर्सली रिलेशन से मैं देखता हूं. इन्वर्स इन अ सेंस कि उसको रोकने के लिए, किसी बॉडी को जो आ रही है आपकी तरफ, उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी वो आपको बताएगी कि इस बॉडी का मोमेंटम कितना है. दो बॉडीज अगर सेम वेलोसिटी से आपके पास आ रही हैं, एक का मास लेट सपोज 2 kg हो, या सब सिंपली हम बात करते हैं कि एक आपके पास साइकिल आपकी तरफ आ रही है और दूसरी तरफ आपकी तरफ कार आ रही है. दोनों आपकी तरफ बढ़ रहे हैं सेम वेलोसिटी से, वो एक ही रफ्तार में आपकी तरफ आ रहे हैं. अगर मैं दोनों को रोकने की कोशिश करूं तो किसमें ज्यादा आपको पोटेंशियल की जरूरत होगी, किसमें ज्यादा ताकत की जरूरत लगेगी? ऑब्वियसली कार में. क्यों? दोनों की वेलोसिटी तो सेम है. तो सिंपल आंसर होगा हमारे पास, क्योंकि दोनों का मास चेंज है. जिसका मास ज्यादा होगा उसको रोकने में ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी और जिसका मास कम होगा उसको रोकने में ज्यादा आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी. इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि दोनों का वेलोसिटी, लेट सपोज के दोनों का मास तो सेम है, मास आप दोनों का सेम है, दोनों साइकिल आपकी तरफ आ रही है. एक आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, स्पीड से, और दूसरी स्लो में आ रही है. तो अब बताइए किसको रोकना ज्यादा आसान होगा या किसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों का मास भले सेम हो लेकिन वेलोसिटी क्योंकि जिसकी ज्यादा है उसको रोकने में ज्यादा आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी. तो दोनों ही इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी. इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मास बढ़ाएंगे तब भी पोटेंशियल बढ़ेगा, तब भी मोमेंटम बढ़ेगा. वेलोसिटी बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम इंक्रीज होगा. बात करते हैं इसके यूनिट की. तो यूनिट अगर याद ना भी हो तो ज्यादा टेंशन लेने की बात अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. जो फॉर्मूला आपको याद होगा तो उस फॉर्मूले के अंदर ही आपके यूनिट भी मौजूद हैं. सिंपली हम बात करते हैं कि इसमें दो चीजें मौजूद हैं, एक मास और एक वेलोसिटी. तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम. तो किलोग्राम मैंने लिख दिया. मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. बेसिक यूनिट आपको याद होने चाहिए, बाकी के यूनिट आप खुद निकाल सकते हैं. अब इसका एक और यूनिट के साथ भी इसको लिखा जाता है, दैट इज न्यूटन सेकंड. मुझे पता है कि मैथमेटिक्स का रूल है, एक चीज में डिवाइड करूं वही मल्टीप्लाई करूं तो मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. दो में इसमें एस टाइम से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला एक एस मौजूद है तो एस मल्टीप्लाई बाय एस हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर एक एस रह जाएगा. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है न्यूटन. आपको याद है फोर्स का यूनिट था न्यूटन, और
फोर्स बराबर था m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के, वो न्यूटन के बराबर हो गया, और बाकी एस जो बचा वो एस ऐसे ही मैंने लिख लिया। तो ये आपके पास सिंपल एक मोमेंटम होगा। मोमेंटम को अगर डिफाइन करने के लिए कोई कहेगा तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल एविडेंस लिखेंगे और उसका यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट क्वांटिटी कौन सी है? सिंपली अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, क्योंकि खुद वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक और लॉ है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एक बॉडी का मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? वो चीज जो हम ऑब्वियसली खुद अज्यूम करते हैं। मैंने यहां पे एक सिस्टम बना लिया दो बॉडीज का, ये दो बॉडीज मेरा एक सिस्टम है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, रिमेन्स इक्वल और रिमेन्स कांस्टेंट। टकराव से पहले और टकराव के बाद मोमेंटम बॉडीज का सेम रहेगा। आया ये बॉडी छोटी है, ये बड़ी है, ये किस तरीके की है, किस शेप की है, दो जब आपस में टकराएंगे तो उसके पहले का जो मोमेंटम होगा और उसके बाद का जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा। अगर मैं देखना चाहूं तो वो मुझे नजर आ रहा है ये बॉडी छोटी है, जब इससे टकराएगी तो ज्यादा स्पीड में पीछे जाएगी। ये बॉडी बड़ी है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये कम स्पीड में वापस जाएगी, लेकिन स्पीड दोनों की शफल हुई है, चेंज हुई है। तो टोटल जब मैं करूंगा तो टोटल का मोमेंटम m इंटू वी टोटल का बराबर होगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? आइसोलेटेड सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसकी एनर्जी और मास कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहे। आइसोलेटेड सिस्टम किस सिस्टम को कहा जाता है? ऐसा सिस्टम जिसकी काइनेटिक एनर्जी और मास कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहे, ये याद रखिएगा। तो बिफोर कोलिजन लेट सपोज कर लेता हूं कि मैं यहां पे इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी m2 u2। आफ्टर कोलिजन क्या मासेस चेंज होंगे बॉडीज के? अगर आप किसी से टक्कर लगाते हैं, लेट सपोज आप जाके दीवार को मुक्का मारते हैं, तो क्या आपका वजन कम हो जाता है? नहीं, वजन तो वही रहेगा आपका, आपके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मासेस तो वही रहेंगे m1 और m2, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। आप कोई भी गाड़ी जाके टकराएं किसी दीवार से तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? होगी। दोनों गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो दो बॉडीज जब आपस में टकराएंगी तो वेलोसिटीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। तो मैं कह देता हूं कि उसमें जो चेंज आया वो इस बॉडी में, बॉडी 1 में जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी हो गई v1, और जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m1 v1, और इसका क्या हो जाएगा? m2 मल्टीप्लाई बाय v2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम क्या था? टोटल कैसे निकालते हैं? सबको सम अप करते हैं, इस बॉडी का मोमेंटम और इस बॉडी के मोमेंटम को ऐड कर देंगे। तो इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1 लिख लिया मैंने, प्लस इस बॉडी का मोमेंटम m2 u2 वो भी मैंने लिख दिया। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर क्या होगा? आफ्टर ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आपका टोटल मोमेंटम क्या होगा मेरा बच्चा? आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये आपका मास, ये आपकी वेलोसिटी, तो इसका मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट प्लस इसके मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स सेम। तो मैं लिख दूंगा कि आप बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये कहलाता है सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरीके से आगे जाके आप कुछ और कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे, लेकिन ये लॉज वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पे आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा तो ये लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम, एक गन है जिसका मास 20 किलोग्राम है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम।
उसमें से एक गोली निकलती है, एक बुलेट निकलती है जिसका मास 50 ग्राम है, विथ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी बुलेट की क्या है? 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। गन जब आप फायर करेंगे तो गन थोड़ा पीछे आती है, तो वो पीछे आने की वेलोसिटी क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो दो चीजें आपके पास मौजूद हैं, एक बुलेट और दूसरी गन। अब ये चलेगी कैसे गोली? जब बुलेट के अंदर जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है वो जाके टकराएगा बुलेट के ट्रिगरिंग पॉइंट से, दोनों आपस में टकराएंगे, टकराव होगा, तो उनका दोनों का टोटल मोमेंटम में अज्यूम करूंगा कि ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो मास ऑफ गन मेरे पास m1 है, मैंने 20 किलोग्राम कर दिया, और मास ऑफ बुलेट m2 दैट इज 50 ग्राम। मुझे पता है कि इसका ग्राम जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, इसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 में बताया था किस तरीके से कन्वर्जेशंस वगैरह होती हैं, मेजरमेंट जब हम कर रहे थे। तो कन्वर्जेशन के हवाले से जब मैं किलोग्राम लगाऊंगा तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। जब छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवीजन, डिवीजन किससे? किलो से। किलो मतलब 1000, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.05 किलोग्राम। ओके। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, 0 से उसने स्टार्ट दिया होगा, और बुलेट भी रेस्ट में थी, दोनों रेस्ट की हालत में मौजूद थे, तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल, दोनों की वेलोसिटी 0। टकराने के बाद बुलेट की वेलोसिटी हो गई 200 मीटर पर सेकेंड। मुझे यह बताना है कि गन की वेलोसिटी कितनी हुई, तो v1 मुझे मालूम करना है। फॉर्मूला मेरे पास वही रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करना मुझे, इस जितनी भी वैल्यूज हैं मेरे पास ऊपर मौजूद हैं, इससे पुट आउट करूंगा। तो इनिशियली मेरे पास m1 क्या है? 20, मास ऑफ गन, तो मैंने 20 लिख दिया। u1 इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की 0 है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 लिख दी। 20 v1 मुझे मालूम करना है, मैंने v1 वैसे ही लिख दिया, प्लस 0.05 दैट इज मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो 0 मल्टीप्लाई बाय किसी भी चीज से 0 होगा तो 0 हो जाएगा, किसी भी चीज से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 20 v1 प्लस 10। जब 0.05 मल्टीप्लाई होगा 200 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 ऑब्वियसली, इज इक्वल्स टू, बाकी सारी चीजें मैंने वैसे ही लिख दी। मुझे v1 फाइंड आउट करना है, तो ये एक तरफ रखूंगा, बाकी की सारी चीजें दूसरी तरफ, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव। तो 20 v1 विल बी इक्वल टू -10। मुझे v1 की वैल्यू चाहिए, 20 v1 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो v1 विल बी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी माइनस में क्यों आ रही है? क्योंकि गन की डायरेक्शन अपोजिट है, बुलेट की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी तो गन की डायरेक्शन पीछे की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन शो करती है आपके पास साइन। फिजिक्स में साइन आपके पास तकरीबन डायरेक्शन के लिए यूज होगी। ओके, सो द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज फाउंड टू बी 0.5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन। ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज में परेशानी होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन के हवाले से डील करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज।